हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज हम एक और सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, साइंस। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम सबसे पहला लेसन ले रहे हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले मानव शरीर की। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर क्या है? लोग कहते हैं कि मानव का शरीर एक मशीन की तरह है ना? आपने भी सुना होगा। और आपको पता है कि किसी भी मशीन को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी उसको कहां से मिलती है? फ्यूल से। पता है ना आपको? और वो फ्यूल क्या होता है? डीजल होता है, पेट्रोल होता है, या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। वैसे ही जो मानव है, यानी कि हम लोग ऊर्जा के लिए क्या करते हैं? भोजन लेते हैं ना। तो मनुष्य ऊर्जा के लिए जो भी पदार्थ खाता है ना, वो सब भोजन कहलाता है। तो भोजन की डेफिनेशन क्या हो गई, क्या परिभाषा हो गई? कि ऊर्जा के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो भी पदार्थ ग्रहण करता है वो सब क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, बात कर रहे हैं भोजन की। तो भोजन क्या होता है? अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी पदार्थ हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं वो सब क्या है? भोजन है। लेकिन अब मशीनों के अंदर तो हम रोज के रोज एक ही प्रकार का फ्यूल डालते हैं। जैसे कि बाइक के अंदर पेट्रोल डालते हैं तो रोज पेट्रोल ही डालते हैं। लेकिन आप रोज एक ही प्रकार की सब्जी और रोटी खा सकते हो क्या? रोज दाल चावल खा सकते हो क्या? रोज पाव भाजी खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हो। अगर कोई कहता है कि मेरे को गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या वो रोज को गुलाब जामुन खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि अगर मनुष्य रोज एक ही तरह का भोजन करे तो उसमें क्या होगा? एक ही प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे। क्योंकि एक ही प्रकार का भोजन कर रहा है तो उसमें एक ही प्रकार के पोषक तत्व होंगे। और अलग तरह का भोजन नहीं ले रहा है तो उसमें अनेक सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उसके कारण उसको भी कई सारे रोग भी हो जाते हैं। और अगर बात करें अच्छे भोजन, यानी कि संतुलित भोजन, भोजन को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक तो है संतुलित भोजन, और दूसरा है असंतुलित भोजन। हम बात कर रहे हैं संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन क्या होता है? वो भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जितनी मात्रा उसको चाहिए। तो ये सभी तत्व जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं वो कहलाता है संतुलित भोजन। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन अगर हम रोज करते हैं, अगर हम यदि रोज संतुलित भोजन करें तो हमारा शरीर मजबूत होगा और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमारा दिमाग तेज होगा अगर हम संतुलित आहार ले तो। लेकिन अगर संतुलित आहार न ले, रोज ही एक ही प्रकार का भोजन करें, तो हमारे अंदर क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे। तो असंतुलित भोजन कौन सा हो गया? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल न हो, या जो बासी भोजन होता है वो भी असंतुलित भोजन के अंदर आता है। जो आप फास्ट फूड खाते हो, पिज्जा, बर्गर, पाव भाजी वगैरह, चाउमीन वगैरह, वो सब भी किसके अंदर आता है? असंतुलित भोजन। क्योंकि वो अगर आप रोज खाओगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे, मोटापा आ जाएगा, दिल की बीमारियां हो जाएगी। तो इस कारण क्या होता है? ये क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन। प्यारे विद्यार्थियों, अगर लंबे समय तक हमारे पोषण में एक या अधिक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आ जाए, तब हमें क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। तो कुपोषण की डेफिनेशन क्या हो गई? कि लंबे समय तक पोषण में
एक या अधिक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो तो व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है और आप अगर आपके पास अगर बुक है तो उसमें नोट कर लेना। ठीक है, अगर बात करें कुपोषण के प्रकार की तो कुपोषण के आपके कोर्स में 3 प्रकार दे रखे हैं। कौन कौन से हैं तीनों प्रकार? देखो, सबसे पहला प्रकार दे रखा है आपके विटामिन कुपोषण। दूसरा है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा दे रखा है खनिज कुपोषण। तो जैसा नाम है उस हिसाब से पता चल रहा है कि विटामिन कुपोषण है, उसमें क्या होगा, विटामिन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन कुपोषण है तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन संबंधी कोई कमी होगी। और खनिज कुपोषण है, इसका मतलब खनिज तत्व संबंधी कोई शरीर में कमी आ जाएगी। तो बात करते हैं इन सब के बारे में, अलग अलग एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। विटामिन कुपोषण क्या है? सबसे पहले तो विटामिन है क्या वो देखो। तो प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, जो हमें भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अब इनकी सूक्ष्म मात्रा भी अब अगर हमको न मिले तो हमारे शरीर में इसके स्पष्ट लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी की थायराइड ग्रंथि कमजोर हो जाती है, किसी को रात में दिखाई नहीं देता है, किसी की हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है, किसी के मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। तो ये सभी कारण किस कारण है? विटामिन की कमी के कारण। तो पढ़ते हैं हम इनके बारे में कि कौन से विटामिन की कमी से हमारे अंदर कौन सा रोग हो जाएगा और उसके क्या लक्षण है। देखो, टेबल पढ़ते हैं। तो देखिए इस टेबल को ध्यान से। सबसे पहले अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। इस कारण क्या होता है, रतौंधी रोग में होता क्या है कि उसको रात के अंदर दिखता नहीं है। रतौंधी मतलब रात के अंदर अंधापन, तो रात के अंदर उसको दिखाई नहीं देगा या कम प्रकाश होगा उस समय भी उसको दिखाई नहीं देगा। बात करते हैं अगले विटामिन, विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन। थायमिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी। इसके अंदर क्या होता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। तंत्रिकाएं क्या है? तंत्रिकाएं हमारे शरीर के अंदर संदेशवाहक ग्रंथियां होती है जो एक जगह से दूसरे जगह तक संदेशों को पहुंचाती है। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी किसी अंग में चोट लग जाती है, उसका संदेश तुरंत दिमाग तक पहुंचता है ना, कि जैसे कहीं पे भी आप चल रहे हो, अचानक से आपके कांटा चुभ गया तो एकदम से आप पैर हटा लेते हो ना, वो किस कारण होता है? तंत्रिकाओं के कारण। तुरंत संदेश पहुंचता है और आप पैर हटा लेते हो। तो ये इसके अंदर क्या होता है, रोग के अंदर तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। आगे देखो विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। तो देखो, राइबोफ्लेविन इसका नाम है और राइबोफ्लेविनोसिस इसके कमी से होने वाला रोग है। तो आसानी से याद हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है राइबोफ्लेविनोसिस। और इसके लक्षण क्या हैं कि मुख के किनारे और होठ की त्वचा फटने लगती है और व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होने लगती है। बात करें अगले विटामिन है नियासिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। और इसके लक्षण क्या है? जीभ और त्वचा यानी स्किन पर पपड़ियां बन जाती है। अगला है विटामिन सी जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसके अंदर क्या होता है कि मसूड़ों के अंदर खून आना शुरू हो जाता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। बात करते हैं विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफिरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स रोग में क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारणी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और बहुत ही इजी है। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दो तो आसानी से याद हो जाएगी। 2-3 बार इसको ध्यान से देख लेना।
प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो प्रोटीन कुपोषण के बारे में देखते हैं हम। प्रोटीन कुपोषण क्या है? तो कुपोषण तो आपको पता चल गया कि लंबे समय तक एक ही प्रकार के पोषक तत्व या एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाए। अब नाम है प्रोटीन कुपोषण। किस पोषक तत्व की कमी आएगी? प्रोटीन की। तो लंबे समय तक भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाए तो कौन सा कुपोषण होगा? प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो रोग आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला है क्वाशियोरकर और दूसरा है मेरस्मस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाशियोरकर रोग क्या है। तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में देखने को लिए मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बड़े व्यक्तियों के अंदर नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर ये किस में देखने को मिलता है? बच्चों में। प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में उपभोग नहीं कर पाते हैं, यानी भोजन के अंदर प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो उसके कारण ये रोग हो जाता है। अब इस रोग में क्या होता है कि बच्चे का पेट फूल जाता है और उसे भूख बहुत कम लगती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी जो चमड़ी है, त्वचा, वो पीली, सूखी, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। बात करते हैं दूसरे प्रोटीन कुपोषण रोग की, जिसका नाम है मेरस्मस। तो ये रोग कैसे होता है कि जब प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी होने लग जाती है तो मेरस्मस रोग होता है। अब इस रोग के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर सूख कर एकदम दुर्बल हो जाता है। सामान्यतः ये भी बच्चों के अंदर होने वाला रोग है, लेकिन बड़ों में भी हो सकता है। तो इस रोग के अंदर क्या होता है, शरीर सूख कर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला दिखने लगता है, आंखों की चमक बहुत कम हो जाती है और अंदर धस जाती है आंखें। ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा कुपोषण का प्रकार है खनिज कुपोषण। बात करें खनिज कुपोषण की, तो ये कौन सा कुपोषण है? खनिज तत्वों की कमी से होने वाला कुपोषण। अब बात करें खनिज कुपोषण की, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्वों की मात्रा भी आवश्यक होती है। अब खनिज तत्व कौन से होते हैं? पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो इन सभी तत्वों की पर्याप्त मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, और ये हम किसके माध्यम से लेते हैं? भोजन के माध्यम से। और देखो, तब कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, बैंगन खाने चाहिए। तो सब में क्या है? अलग अलग प्रकार के बैंगन हैं तो उसमें आयरन होता है, हरी सब्जियां हैं उसमें कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे पोषक तत्व उसमें शामिल होते हैं। तो खनिज तत्वों की भी एक सूक्ष्म मात्रा हमको आवश्यक होती है, और अगर इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे बात करें सबसे पहले आयरन की, तो आयरन हमारे शरीर में कहाँ आवश्यक होता है कि आयरन से हमारे शरीर के अंदर खून का निर्माण होता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाए तो किसकी कमी होगी? सीधी खून की कमी होती है, और चेहरा हमारा कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। ठीक है। और अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम कहाँ जरूरी होता है? कैल्शियम से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का निर्माण होता है, और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाती है और साथ में भंगुर प्रकृति की हो जाती है। भंगुर प्रकृति मतलब आसानी से टूट जाने वाली। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां ऐसी हो जाती है कि आसानी से टूट जाएगी फिर। और एक और होता है खनिज तत्व आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमारी जो थायराइड ग्रंथि है जो गले के अंदर पाई जाती है, उसकी क्रियाशीलता कमजोर हो जाती है और गलगंड रोग हो जाता है, जिसे घेंगा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, इस सारणी के अंदर, इस सारणी को ध्यान से देखो। इस सारणी के अंदर सारे खनिज तत्वों के नाम दे रखे हैं, और वो कहां से प्राप्त होते हैं उनके स्रोत दे रखे हैं, और उन खनिज तत्वों के क्या कार्य हैं वो सभी दे रखे हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो एक बार मैं भी आपके सामने पढ़ लेता हूं इन सभी को। क्या है? सबसे पहला तत्व है सोडियम। तो सोडियम कहां से प्राप्त होता है हमको? ये नमक से, मछली से, मांस, अंडे और दूध से प्राप्त होता है। इसके कार्य क्या है? मांसपेशी संकुचन, यानी जो मांसपेशी, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इसके अंदर जो फैलाव और सिकुड़न होती है उसके अंदर ये सहायता करता है। तंत्रिकीय
आवेग संचरण, यानी हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिकाएं हैं उनके उनके द्वारा क्या होता है, संदेशों का आवागमन, उसके संचरण में ये सहायता करता है। शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, यानी शरीर अंदर भी आपको पता है कि आवेशों की मात्रा होती है, उन आवेशों को संतुलित बनाए रखने का काम किसका है, सोडियम का। बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम के स्रोत क्या है, तो ये सभी खाद्य पदार्थों में लगभग मौजूद होता है और इसके कार्य सेम है सोडियम के जैसे, लेकिन एक अलग कार्य इसका क्या है कि ये विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है। अगला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम कहां से प्राप्त होता है, दूध, अंडे, हरी सब्जियों से। विटामिन, इसके कार्य क्या है देखिए, विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों की मजबूती प्रदान करना। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत क्या है, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क। अब यकृत क्या है, लीवर। अब कैल्शियम के कार्य क्या है देखिए, कैल्शियम से मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान होती है। अगली बात करते हैं लौह तत्व यानी आयरन की। तो आयरन के स्रोत क्या है, यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़। और इसके कार्य क्या है आयरन के, तो ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और उत्तक ऑक्सीकरण में भी सहायता करता है। अगली बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन पोषक तत्वों के स्रोत क्या है, तो ये है नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक आदि से प्राप्त होता है। इसके कार्य क्या क्या है देखिए, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है हमारा जल। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक पंक्ति लोकोक्ति सुनी होगी कि जल ही जीवन है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जल से ही हमारा जीवन का निर्माण हुआ है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आपको भोजन कुछ दिन न मिले तो चला लोगे, लेकिन जल आपको एक दिन भी न मिले तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो जल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और पीने के लिए ही नहीं, हर जगह जल की आवश्यकता होती है। कपड़े धोने, बर्तन धोने, ठीक है, पेड़ पौधों में पानी देने, हर जगह जल की आवश्यकता होती है। ये पेड़ पौधे वगैरह हैं, इनकी भी बढ़ोतरी जल के बिना संभव नहीं है। तो हर जगह जल चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जल जितना उपयोग में ले रहे हैं उतना प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो ये आने वाले हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देखिए, अगर बात करें जल की, तो पृथ्वी पर जल कहां कहां पाया जाता है, नदियों में, तालाबों में, और भूमिगत जल है जो ट्यूबवेलों के द्वारा हम बाहर निकालते हैं, ट्यूबवेल, हैंडपंप के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो जल ही एकमात्र चीज है पृथ्वी पर जो तीनों रूपों में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूपों में पाई जाती है। कैसे कि बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, वहां पे जल कैसे विद्यमान है, बर्फ के रूप में, है ना। और हमारे पास जल कैसे है, जल है ना, वो किस रूप में है, तरल के रूप में। और कई बार आप देखते हो जल उबलता है तब वो किस रूप में चला जाता है, भाप के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जल तीनों रूपों में एक साथ पाया जाता है, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं कि पीने योग्य जल क्या है। तो पीने योग्य जल क्या है, जिसमें आंखों से दिखने वाले कण, वनस्पति वगैरह नहीं हो और हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। और क्या है कि जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली हुई होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो वो जल हमारे अंदर जाकर कोई फायदा नहीं करेगा। देखिए, अब जल के लाभ क्या है, क्या कार्य है इसके, कहां हमको फायदा करता है, उसके बारे में हम जानते हैं।
जल हमारे शरीर में कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभाता है। कैसे कि शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं जो हैं वो जल के द्वारा ही संपादित होती है। इसीलिए हमें डॉक्टर कई बार ये मशवरा देता है कि हमें दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो क्यों पीना चाहिए? क्योंकि अगर जल पर्याप्त मात्रा में हम पिएंगे तो हमारी शरीर की सारी उपापचय क्रियाएं सही तरह से संपादित होगी और हमारे शरीर के अंदर जो जहरीले पदार्थ होंगे वो पसीने और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। और अगर हम शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, 8 गिलास से भी ज्यादा पानी, अगर हम ज्यादा हार्ड काम करते हैं तो। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा भी बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता है। पानी से शरीर में रेशों यानी कि फाइबर की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। और अगर ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो हमारे शरीर पर अनावश्यक रूप की चर्बी भी नहीं बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा फैट नहीं बढ़ेगा अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम होती है। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां आदि भी नहीं होती है। तो नियमित रूप से भरपूर पानी पीने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे हैं और नियमित रूप से भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे तो पथरी नहीं जमेगी हमारे शरीर के अंदर। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या देखा कि पर्याप्त मात्रा में हमें जल जरूर पीना चाहिए। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन कैसा पानी पीना चाहिए? स्वच्छ जल, ठीक है। और बात करें दूषित जल की, अगर हम दूषित जल पिए तो क्या हो जाएगा? तो दूषित जल पिएंगे तो क्या होगा? अनेक सारे हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस वगैरह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और इनके प्रवेश से क्या होगा? हमारे शरीर में अनेक सारे रोग हो जाएंगे और रोग होंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे कि दूषित जल के क्या क्या प्रभाव हैं, दूषित जल से हमारे शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो देखो, गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। आपने राजस्थान के अंदर एक रोग चलता है जिसका नाम है बाला या नारू रोग, सुना होगा। इसके रोगजनक क्या है पता है आपको? इसके रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। ये एक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी यानी मानव के शरीर के बाहर जल में देती है और ऐसा जल अगर हम उपयोग में लेते हैं तो ये क्या होता है? हमें रोग उत्पन्न कर देता है और ये रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। किसके माध्यम से? उस जल को पीने से। अब नारू उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोगी नहीं पाया गया है, परंतु फिर भी इस रोग के पुनः उद्भवन को रोकने और जल जनित रोगों के बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर और ठंडा करके पीना चाहिए। नदी, तालाबों आदि में नहाना व कपड़े धोना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। अगर जल ही नहीं बचेगा तो हमारा जीवन नहीं बचेगा। तो जल का सोच समझकर हमें दोहन करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और इंतजार करो इसके पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।